नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति। पहले मैं सोच रहा था कि आपको गवर्नर और वायसराय पढ़ा दूं, लेकिन मैंने सोचा पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जब मैं आपको गवर्नर और वायसराय पढ़ाऊँगा तो चीज़ें फिर से रिपीट हो जाएंगी बहुत सारी, तो याद करने में तकलीफ़ नहीं होगी। गवर्नर जनरल से या वायसराय से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उनके समय में मतलब कोई घटना है तो उस समय वायसराय कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसको बाद में पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट में चल रहे हैं हम लोग। तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति। तो वीडियो को अगर आपने ओपन कर दिया है तो देख लीजिए। अगर आपको हिस्ट्री अच्छे से आती है तो रिवीजन हो जाएगा, कुछ घाटा नहीं है आपका। बहुत लंबा वीडियो बनता नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ लिख दी जाती हैं, तो जो लिखने में अलग टाइम, बोलने में अलग टाइम लगता है, तो वो टाइम यहाँ बच जाता है, ठीक है। तो जो लेक्चर 1-1.5 घंटे के होते हैं वो यहाँ पर 25-26 मिनट में पूरे हो जाते हैं। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो देखिए, इसको हम लोग मुख्यतः 3 चरणों में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने इसे 2 चरणों में कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम व द्वितीय चरण जो है 1885 से 19 तक, ऐसा है ना। 1885 से 1909 तक प्रथम चरण माना जाता है और 1909 से 1919 तक ये द्वितीय चरण माना जाता है, ठीक है। तो मैंने एक साथ ले लिया है क्योंकि यहाँ पर जो है कोई टाइम वेस्ट करना नहीं है, फालतू की बात करनी नहीं है, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्लास को कवर कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम व द्वितीय चरण 1885 से 1919, जब कांग्रेस की स्थापना होती तो वहीं से हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय को मानते हैं, ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं कि पहली बार 1885 में डफरिन के समय में एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस का मतलब ही होता है संगठन, ठीक है। तो कांग्रेस संस्था की स्थापना होती है 1885 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है A.O. ह्यूम के द्वारा, जो रिटायर होते हैं, एक सिविल अधिकारी, और भारत में जो पहला अध्यक्ष बनता है कांग्रेस का, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख ली है मैंने, जैसे कि पहला अध्यक्ष कौन बनता है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं। हालांकि मैंने कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में कल ही वीडियो बनाया था, तो कल आप लोगों ने देख लिया होगा कांग्रेस के जितने महत्वपूर्ण अधिवेशन है, कौन कौन किसने किसने अध्यक्षता की है, क्या क्या घटनाएँ घटी हैं, कल आपको पता लग गया होगा, ठीक है। तो वहीं से आज हम रिपीट करने वाले हैं। तो पहला अध्यक्ष कौन बनता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसको WC बनर्जी के नाम से हम लोग ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में। और दूसरा अध्यक्ष कौन बनता है, दादा भाई नौरोजी दूसरे अध्यक्ष बनते हैं इसके। और तीसरा अध्यक्ष, यहाँ पर तीसरा तो क्या लिखा है, तिरसा लिखा है। तीसरा अध्यक्ष बनता है बदरुद्दीन तैयबजी। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जैसे ही राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन होने की बात होती है तो ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं। पहले अधिवेशन में 72 लोग ही होते हैं, तो लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि इतना बड़ा संगठन बनाने जा रहे हैं और बताओ 72 लोग हैं। तो ये लोग दिमाग लगाते हैं। भाई भारत में देखिए हर जाति के हर धर्म के लोग थे उस समय क्या इस समय भी हैं। तो पहले क्या किया कि बनर्जी को बनाया, यानी बंगाल के लोगों को ही लिया, पहले आसपास के बंगाल के लोगों के लिए जितनी मतलब बंगाल में बनर्जी वगैरह होते हैं ना, तो बंगाल के लोग को लिया। जैसे ममता बनर्जी वहाँ की CM है, ठीक है, तो बनर्जी वगैरह बंगाल में होते हैं। तो पहली जो है अध्यक्षता किसने की थी, बनर्जी ने की थी। तो बंगाल के क्षेत्र के लोग जुड़ गए होंगे, ठीक है, ऐसा मानते हैं लोग, जुड़ गए होंगे। उसके बाद दादा भाई नौरोजी दूसरी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। ये पारसी है, तो पारसी लोग भी, हालांकि संख्या बहुत कम है, लेकिन तब भी इनको ये बहुत ही मतलब ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं इनको। तो इनको मानने वाली बहुत लोग थे, तो इनके भी लोग मानने वाले इसमें जुड़ गए होंगे। बदरुद्दीन तैयब जी ये मुस्लिम थे, तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसमें जुड़ गए होंगे, बहुत सारे जुड़ गए होंगे। और अध्यक्ष जॉर्ज यूले, ठीक है, जॉर्ज यूले ने मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। तो जो अंग्रेजी अधिकारी थे या अंग्रेजी जो सेना जो प्रशासन प्रणाली थी उसको भी दिखाना था कि देखिए मैंने अंग्रेज अध्यक्ष बना लिया है, और बहुत सारे अंग्रेज भी इसमें जो है एक तरीके से सहयोग करेंगे, ठीक है, इस तरीके की बात होगी। देखिए, कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांग मनवाने के लिए 1887 में, यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा आज की वीडियो से। ये तो कल वाली वीडियो में मैंने बता दिया था पूरा, ठीक है, डिटेल में मैंने आपको बताया कल वाली वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांग मनवाने के लिए 1837 में ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में एक भारतीय सुधार समिति की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो कौन, कांग्रेस नेताओं ने, कहाँ करते हैं, ब्रिटेन में करते हैं, 1887 में करते हैं। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो ये की गई थी दादा भाई नौरोजी की
अध्यक्षता में ब्रिटेन में की गई थी, ठीक है। और 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी की स्थापना की गई, ठीक है। तो ब्रिटिश लंदन में उस समय क्या हुआ कि दो साल के अंतराल, 1 साल के अंतराल पर 2 कमेटी का जो है स्थापना हुई थी। एक तो भारतीय सुधार समिति, एक थी लंदन में ब्रिटिश कमेटी की स्थापना की गई थी। किसके? विलियम डिग्बी। ये क्यों लिखी है लाइन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, डायरेक्ट आते हैं हम लोग बंगाल विभाजन पर। जो क्रांतिकारी जो घटनाएं शुरुआत हो जाती है तो उसको हम लोग एक अलग से वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो सीधे डायरेक्ट आते हैं बंगाल विभाजन की तरफ। 1896 में जो है राष्ट्रगीत जो है वो गाया जा चुका है, मैंने आपको कल बताया था। तो बंगाल विभाजन में आते हैं, यहीं से कहानी पूरी जो है स्टार्ट होती है। जो कांग्रेस के नेता हैं तो सब एक साथ मिलकर कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं। बंगाल विभाजन के बाद क्या होता है कि एक ऐसी घटना हो जाती है, बंगाल विभाजन खुद ही एक बहुत बड़ी घटना है, इसको लेकर कुछ विवाद होता है, ठीक है। तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के जो दल हैं वो आपस में बट जाते हैं, एक नरम दल एक गरम दल, ठीक है, नरम दल और गरम दल में। तो बंगाल विभाजन, ये बंगाल विभाजन क्यों होता है दोस्तों? तो बंगाल विभाजन इसलिए होता है क्योंकि बंगाल में ज़्यादा विद्रोह हो रहे थे, बंगाल में ज़्यादा क्रांतिकारी जो घटनाएं होना स्टार्ट हुई थी बंगाल से। पहली बार तो महाराष्ट्र में हुई थी, लेकिन बंगाल से भी काफ़ी सारी घटनाएं जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो लॉर्ड कर्जन जो वायसराय था उस समय, लॉर्ड कर्जन जो है 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर देते हैं। बंगाल विभाजन घोषणा करने का जो है इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि लोगों को बांट देना, ठीक है, लोगों को बांट देना। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? सन बताते हैं 1905 में। अब इसके आगे देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और बहुत बड़ा झटका था, बहुत लोग दुखी हुए थे, इससे बहुत परेशान हुए थे, क्योंकि इसमें बहुत लोग बट जाते, बहुत लोगों के लोग बिछुड़ जाते, ये सब बातें इसमें हो रही थी। और देखिए 7 अगस्त 1905 से कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा के बाद जो है एक टाउन हॉल जो है एक क्लब था कलकत्ता में, वहाँ पर एक स्वदेशी आंदोलन की घोषणा के बाद बहिष्कार प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है, इसके विरोध में, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है कि 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय जो होता है प्रभावी होता है। आपको 16 अक्टूबर भी कभी कभी दिखा होगा, लेकिन 16 अगस्त मैंने किताबों में देखा है, तो 16 अगस्त 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय प्रभावी हुआ था, ठीक है, मतलब बट गया था। इसके बाद बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, ये कौन था? तो एंड्रयूज हैंडरसन लीथ फ्रीजर, ये था बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जब बंगाल विभाजन हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने इस लाइन को रखा है यहाँ पर। देखिए 16 अगस्त को बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस व राखी दिवस के रूप में मनाया गया, मतलब एक दूसरे के लोगों ने हाथ पे राखी बांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला, ये एक शीर्षक के गीत लिखा जो बाद में बांग्लादेश का जो है अभी वर्तमान समय में बांग्लादेश में ये राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है वहाँ का, ठीक है। 16 अगस्त को बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और राखी दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। 1905 में फिर कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं। मैंने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं, वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का समर्थन मिल जाता है, ठीक है, ये इसका समर्थन जो है मिल जाता है। फिर देखिए क्या होता है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव। देखिए जो बंगाल है उसमें वस्तुओं जो ऐसा था कि इसमें वस्तुओं के साथ साथ क्या हुआ था कि जो बंगाल में मतलब जो ब्रिटिश स्कूल थे, ठीक है, बहुत चीज़ें थी, उन सब का बहिष्कार हो रहा था। तो वस्तुओं के साथ साथ जो सरकारी नौकरियां थी अंग्रेज़ों की उनको लोग छोड़ रहे थे, उनको भी लात मार रहे थे। तो बंगाल में जो ब्रिटेन की वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करने का सुझाव किसने दिया था? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर है कृष्ण कुमार मित्र ने ये सुझाव दिया था, ठीक है। अब देखते हैं कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। तो इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है नरम और गरम दल के बीच में। नरम दल के नेता कौन कौन है भाई? दादा भाई नौरोजी प्रमुख नेता माने जाते हैं नरम दल के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। देखिए इनमें क्या था कि ये लोग जो नरम दल का मतलब क्या हुआ, ये लोग शांत स्वभाव के थे, हर काम एक व्यवस्थित या ढंग से मतलब एक नियम के अनुसार चाहते थे। जैसे कि इन लोगों की जो अंग्रेजी शासन प्रणाली थी तो इनको बड़ा विश्वास था उनकी प्रणाली पर कि हम लोग जिस हिसाब से मतलब एक तरीके से मांग रखेंगे वो लोग मान लेंगे, ये मतलब इनकी एक आस्था थी उनमें। तो ये लोग उपद्रव नहीं करते थे, ये लोग लिखित में एक तरीके से विनती करते थे, विनती या निवेदन करते थे सरकार से कि भैया मुझे ये चीज़ें दो, इसीलिए इस कांग्रेस का संगठन किया गया था, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि एक गरम दल आता है जो कहते हैं कि नहीं,
निवेदन के साथ साथ हमें उपद्रव या मतलब जो है आंदोलन भी करना होगा। तो इन दोनों की बात को लेके, क्योंकि बंगाल विभाजन हो चुका था, ठीक है। और एक बात है कि बंगाल विभाजन के साथ साथ क्या किया इन्होंने, तुरंत मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी, ठीक है, 1906 में। अब बंगाल विभाजन जब हुआ था तो इसका कारण क्या बताया था, इसका कारण ये बताया गया कि भाई बंगाल का शासन बहुत बड़ा है, ठीक है, और संभल नहीं रहा, इसलिए इसको दो भागों में बांट देते हैं, तो इसका जो शासन प्रणाली है वो संभालने में दिक्कत नहीं होगी। बहुत बड़ा क्षेत्र, मान लीजिए बहुत बड़ा क्षेत्र है ये पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र है, और कहते हैं कि इसको भाई आधा कर दो, तो आधा हम देखेंगे, आधा अपना अधिकारी रख देंगे, आधा इधर अधिकारी नियुक्त हो जाएगा, आधा इधर अधिकारी नियुक्त हो जाएगा, दोनों लोग देखेंगे आपस में, और एक अधिकारी जो है इसको देख नहीं पा रहा है, इसलिए इसको जो है बांट देते हैं। लेकिन ये एक तरीके से जो राष्ट्रीय चेतना जागृत थी लोगों के अंदर, उसको एक तरीके से आहत करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था, ठीक है। बाकी क्या दिया गया कारण तो कोई ना कोई देने होता है, तो बस यही कि क्षेत्र बहुत बड़ा है, शासन हो नहीं पा रहा है, वही दो अधिकारी नियुक्त कर दिए जाएंगे तो अपना अपना शासन देखेंगे, ठीक है। और इसी को बांटने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना भी कर दी उधर। अभी इसको देखेंगे मुस्लिम लीग के बारे में। तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ 1907 में, इसमें नरम दल और गरम दल अलग हो गए, ठीक है। गरम दल उग्रवादी नेता, देखिए ये क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गरम दल का नेता नहीं था, या निम्नलिखित में से कौन नरम दल का नेता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखेंगे इन नामों को। बाल गंगाधर तिलक इसमें मेन समझ लीजिए गुरु थे, गुरु मतलब हेड थे, ये गरम दल के नेता के हेड थे बाल गंगाधर तिलक। अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। देखिए बाल पाल लाल बोलते हैं, ठीक है, तो लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इनके बीच में। अब देखते हैं हम लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, पहली बात तो ये, इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। भारत में उग्रवाद का श्रेय जो है इन्हें ही दिया जाता है, भारत में उग्रवाद का श्रेय इनको ही दिया जाता है, और भारत में अशांति का जनक इन्हें ही कहा जाता है, ठीक है। एक चिरोल नाम के अंग्रेज अधिकारी ने कहा था, वैलेंटाइन चिरोल नाम था उनका, तो उन्होंने कहा था भारत में अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक। 1884 में गणपति महादेव और 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया इन्होंने। ये इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एकत्रित हों, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित हों, उससे जो है एक तरीके से बातचीत हो सके और मीटिंग वगैरह एक तरीके से नहीं, मतलब एक संगठन बना सकें, तो इसलिए ये जो है एक तरीके से त्यौहार या महोत्सव को आरंभ किया गया था, ठीक है। तो गणपति जो महोत्सव इससे बहुत बड़ा होता है महाराष्ट्र में, उसके जनक किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है, ठीक है। शिवाजी महोत्सव भी। एक बात यहाँ पर हो रहा है कि जो गीता रहस्य एक पुस्तक है वो किसने लिखी है, गीता रहस्य पुस्तक लिखी है किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, ये भी ध्यान रखिएगा, ये लिखा नहीं पॉइंट मैंने, गीता रहस्य। चलिए दिल्ली दरबार 1911, उस समय वाइसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय वाइसराय था, ठीक है। देखिए दिल्ली में एक भव्य दरबार लगाया गया था। उस समय हुआ क्या था कि जो इंग्लैंड के राजा हैं जॉर्ज पंचम और महारानी विक्टोरिया मेरी, ये आ रहे थे, इनके स्वागत के लिए दिल्ली में भव्य दरबार लगाया गया था, ठीक है, भव्य दरबार। और इसी दिल्ली दरबार में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था, एक अपना जो लिखित जो राष्ट्रगान जिसमें है हम लोगों का, वो पहली बार गाया गया था इसमें, इस दिल्ली दरबार में, 1911 की बात है। तो जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये गाना गाया था, ठीक है, जनगण मनगण अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, तो भारत भाग्य की विधाता, अब ये भाग्य की विधाता किसके लिए कहा गया है, ये चर्चा का विषय बन गया था उस समय बहुत ज़्यादा। ये भारत भाग्य की विधाता किसके लिए कहा गया है, ये राजा के लिए कहा गया है, ठीक है, या फिर एक तरीके से ये राष्ट्रगान ही है, मतलब ये सिर्फ राष्ट्र को समर्पित है। तो उस समय जब ये गाना हुआ, ठीक है, स्वागत के लिए ये पंक्तियाँ कही गई रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, क्योंकि दिल्ली दरबार में ही इन्होंने गाया था पहली बार। और उसके बाद सुबह जो है न्यूज़पेपर में आया कि भारत भाग्य विधाता के शीर्षक से, मतलब शीर्षक होगा उस समय कि भारत भाग्य विधाता जो है वो सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए कहा गया। एक न्यूज़पेपर ने निकाला कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिल्ली दरबार का जो है आरंभ वो राष्ट्रगान से किया। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बातें जो इनके बारे में होने लगी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत ज़्यादा आलोचना सहनी पड़ रही थी इस चीज़ के लिए, लेकिन इन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी कि आखिर उन्होंने भाग्य विधाता किसके लिए कहा है। और इधर क्या हुआ कि 1915 में इनको जो है नाइटहुड की उपाधि भी दे दी गई थी, ठीक है। तो ये समस्या उस समय मतलब काफ़ी इनको देशद्रोही के नाम से मतलब देखते थे
कि इन्होंने भारत भाग की विधाता किसको कहा है, और इन्होंने साफ साफ जो है स्पष्ट रूप से बताया भी नहीं, स्पष्ट क्या बिल्कुल कहा ही नहीं कि मैंने किसके लिए कहा। फिर ये चल के 1937 में जाके अपनी चुप्पी तोड़े है और कहा है कि भारत भाग विधाता ना मैंने सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए कहा था, ना मैंने किसी राजा रानी के लिए कहा था, मैंने भाग विधाता उसको कहा था जो मतलब जिन्होंने हमको बनाया है, मतलब ईश्वर के लिए। तो अब फिर बात उठने लगी कि भाई इतने साल तक चुप रहने की क्या ज़रूरत थी, अब जाके बोल रहे हैं। फिर इसकी सफाई दे ही नहीं पाया, उससे पहले 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास इनका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली दरबार में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन जो चल रहा था उसको रद्द कर दिया गया भैया, तो लोग खुशियाँ मनाएं कि हाँ चलो बंगाल विभाजन को रद्द हो गया, ये रद्द हो गया। भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली करने की जो है घोषणा की गई, तो 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो गई थी और 1911 में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, बिहार तथा उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया, पहले बहुत बड़ा क्षेत्र था तो बिहार तथा उड़ीसा को बंगाल से उस समय अलग कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं मुस्लिम लीग पर। मुस्लिम लीग के बारे में देखिए, अक्टूबर 1906 में क्या हुआ था कि आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों ने एक शिष्टमंडल, ठीक है, मुसलमानों के एक शिष्टमंडल ने शिमला में वायसराय से लॉर्ड मिंटो, उस समय लॉर्ड मिंटो जो है वायसराय था, मुसलमानों ने अपने लिए एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग की थी शिमला में। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए, मैं तो जल्दी मिटता नहीं है, देखो कहाँ, शिमला में वायसराय से मिलकर, ठीक है, शिमला में, ये शिमला वाला ध्यान रखना है आपको। अभी स्थापना नहीं हुई है, खाली बात हुई है कि 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों ने एक शिष्टमंडल ने शिमला में वायसराय से मिलकर मुसलमानों के लिए एक अलग जो है निर्वाचन व्यवस्था की मांग की है इन्होंने। ठीक है, अब ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने, ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी 1906 में, डेट नहीं पूछेगा, डेट अगर पूछे तो आपके सामने है, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका में। किसने की थी? सलीमुल्लाह खान ने, ठीक है, सलीमुल्लाह। तो इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। आगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1908 में अमृतसर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुसलमानों ने जो है अपने लिए निर्वाचक मंडल की मांग की, अपने लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, और इसके लिए लॉर्ड मिंटो तुरंत मान ही गए, क्योंकि वो चाहते ही थे फूट डालो राज करो, वो तो चाहते ही थे कि अलग निर्वाचन मंडल हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 1908 में अमृतसर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी, जिसको लॉर्ड मिंटो ने मान लिया था। ठीक है, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, इसी से संबंधित था ये, मैंने आपको पॉलिटी बारे में पढ़ाया है। देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। देखिए, आगा खां से कंफ्यूज नहीं होना है, आगा खां ने स्थापना नहीं की थी, सलीमुल्लाह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आगा खां के नेतृत्व में सलीमुल्लाह खां ने, तो सही हो जाएगा, लेकिन आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन हाँ, मुस्लिम लीग जो है एक तरीके से जो निर्वाचक मंडल की जो मांग की थी वो आगा खां ने की थी 1 अक्टूबर 1906 को, आगा खां के नेतृत्व में। ठीक है, मुसलमानों का एक शिष्टमंडल ने शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलकर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक व्यवस्था की मांग की थी। और देखिए, मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ में मुस्लिम लीग का भी मुख्यालय था। 1908 में इसकी एक शाखा लंदन में खोली गई, सैयद अमीर अली, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मुस्लिम लीग की एक शाखा जो है लंदन में 1908 में खोली गई थी, सैयद अमीर अली के द्वारा। याद रखेंगे इसका, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप नोट कर लो। अब देखते हैं लखनऊ पैक्ट 1916, लखनऊ पैक्ट 1916। देखिए, पहले क्या हुआ कि 1915 में मोहम्मद अली जिन्ना के व्यक्तिगत प्रयास से बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। ठीक है, तो उसमें मुस्लिम लीग और एक साथ अधिवेशन कराए थे। किसने? जिन्ना ने। ठीक है, एक साथ अधिवेशन करवाए थे जिन्ना ने। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ही बनता है कि मुस्लिम लीग का समझौता कांग्रेस के साथ कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, और जो गरम दल और नरम दल जो अलग हो गए थे 1907 में सूरत अधिवेशन में, वो यहाँ पर एक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इसकी स्वीकृति हुई, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा नियुक्त समितियों ने मिलकर एक संयुक्त योजना बनाई। ये जो एक संयुक्त योजना थी, इसको ही बोलते हैं लखनऊ पैक्ट।
ठीक है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा जो नियुक्त समितियां हैं, इन्होंने मिलकर एक संयुक्त योजना बनाई थी। उस योजना को ही जो है कहते हैं लखनऊ पैक्ट, ठीक है। और लखनऊ पैक्ट तो इससे समझ तो हो गया, लेकिन नरम दल और गरम दल एक कब हुए थे? वो हुए थे 1916 के लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में। इसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, और ये नरम दल और गरम दल ये एक हो गए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, नरम दल और गरम दल के नेताओं को एक करने का काम जो है एनी बेसेंट और तिलक ने किया था, ठीक है। और लेकिन जो मुस्लिम लीग है और मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ समझौता किसने करवाया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने। होम रूल लीग आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो। होम रूल लीग आंदोलन, देखिए होम रूल जो है सबसे पहले ये आयरलैंड के आयरिश नेता रेडमांड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ये कहाँ से प्रभावित था? तो ये आयरलैंड से प्रभावित था। रेडमांड के नेतृत्व में सबसे पहले होम रूल आंदोलन की या लीग की स्थापना की गई थी आयरलैंड में। उसके बाद देखिए तिलक आते हैं 29 अप्रैल 1916, इसमें बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में होम रूल की स्थापना की जाती है इनके द्वारा। और इसका केंद्र कौन होता है? पूना। पूछा गया ये, तो इसका केंद्र दोस्तों क्या होता है? पूना। और सबसे पहले होम रूल की स्थापना किसने की? भारत में तिलक ने की। कहाँ की? महाराष्ट्र में की, ठीक है। इसके बाद एनी बेसेंट ने की थी जो अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना। अब क्वेश्चन ये बनेगा आपसे कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तब बाल गंगाधर तिलक का नाम नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ये लीग की स्थापना की थी। लेकिन एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में ये पूरे भारत में लगाया जाता है, ठीक है, पूरे भारत में। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं, जैसे एनी बेसेंट ने पहली बात तो इनका पत्र जो था, दैनिक पत्र न्यू इंडिया, और साप्ताहिक पत्र था कॉमनवेल्थ। तो आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किससे संबंधित है? तो एनी बेसेंट से। तो ये जो होम रूल की जो स्थापना यह की थी, तो उसका प्रचार या उसकी जो लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इनका एक दैनिक पत्र था न्यू इंडिया और एक साप्ताहिक पत्र था कॉमनवेल्थ। इसके द्वारा इनका प्रचार किया गया, इसका प्रचार किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया एक दैनिक पत्रिका थी और साप्ताहिक पत्रिका थी कॉमनवेल्थ, ये एनी बेसेंट की थी। इसके थ्रू इन्होंने क्या किया? प्रचार किया। बाल गंगाधर तिलक ने भी इसका काम किया। उनका एक पत्र था केसरी, ठीक है, इनका पत्र था दोस्तों केसरी। अब ये केसरी किस में था? केसरी था मराठा में। केसरी किस में लिखा गया था? मराठा में लिखा गया था। और मराठा जो पत्रिका थी या मराठा जो पत्र था वो लिखा गया था इंग्लिश में, वो इंग्लिश में आता था, ठीक है। दोनों बातें समझिएगा। एक मिनट देखो, केसरी किस में लिखा था? मराठा में, और मराठा लिखा गया था अंग्रेजी में। तो ये दोनों संबंधित किससे हैं? तिलक जी से। तो इसके थ्रू जो है इन्होंने प्रचार किया था होम रूल लीग आंदोलन का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कामागाटू मारू घटना, कामागाटा मारू, ये जो है इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखो ये है कुछ नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन बनता जरूर है कभी कभी पेपर में। जैसे ये क्या था? ये कामागाटू मारू क्या था? तो बस ये एक जहाज़ था, इतना क्वेश्चन आता है कि यह एक जहाज़ था। देखिए सन बात है कि 1914 की बात है कि एक जापानी जहाज़ था जिसे गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था, ठीक है। और ये कनाडा जा रहा था, कनाडा से वापस लौट आता है, बस इतना समझो। और वहाँ ऐसा एक घटना घटती है इसमें। अब मैं आपको बता दूँ, देखो ऐसा था कि जो कनाडा है, कनाडा में भारतीयों की एक एंट्री जो है एक अलग ही तरीके से होती थी। अगर कोई भारतीय, ठीक है, अगर कोई भारतीय अगर कनाडा से जाए तो सीधे चले जाए कनाडा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो घूम घाम के ऐसे ऐसे आएगा तो उसकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कुछ जो है यानी कुछ भारतीयों की एंट्री जो है उसमें हो जाएगी मिनिमम इतने लोगों की, ठीक है। लेकिन ये गुरुदत्त सिंह क्या करते हैं, ये सभी कम से कम 700-800 लोगों को लेकर चल देते हैं। जब कनाडा के तट पे पहुंचते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है। मना करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर हो जाता है विद्रोह, तो वहाँ पर कई लोग मार दिए जाते हैं। बाद में बेचारे वापस आते हैं, ठीक है, वापस आते हैं। तो इसी घटना को कहते हैं कामागाटू मारू घटना। शोर कमेटी का संबंध जो है, शोर कमेटी बनती है इसी घटना से संबंधित, इसकी घटना की जाँच करने के लिए शोर कमेटी बनती है, ठीक है। तो ये इसी से संबंधित है, शोर कमेटी। बस ये आज का टॉपिक यहीं पे रखते हैं। तो अभी ये ख़त्म तो हुआ नहीं है, इसको हम लोग आधा जो है यानी गांधी युग और 1916 के बाद जो घटनाएं हैं वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक की बात में किसी चीज़ को लेकर डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने साथियों को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट छोड़ दें अच्छी सी कि आपको कैसा लगा। बस कमेंट कर दिया करें, अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो कमेंट छोड़ दिया करें आप, ठीक है। कुछ नहीं जाता है आपसे,
लेकिन मुझे पता लगता है कि हाँ आप लोगों ने लास्ट तक का देखा है। ठीक है, तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग कल अगली क्लास में।